हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2021 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पीडी अगस्त 2021 का स्पोर्ट्स का सेक्शन और मेमोरेबल पॉइंट का सेक्शन अपलोड करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। पीडी का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका जो आईडी है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर एक वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नैम हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल मीट। देखिए, ये मीट जो है वो जून 2021 में हुआ था। उस टाइम पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट किया गया था हर्षवर्धन जी के द्वारा कि कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने 123 पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग 5 नैम नेशंस को जो मेडिसिन हैं, जो वैक्सीन है, वो सप्लाई किया गया था। यहाँ पे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। आयुष्मान भारत जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, इसका बेसिक एम है 500 मिलियंस अंडर प्रिविलेज्ड पीपल को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस चीज़ को भी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। यहाँ पे कुछ और मेजर चीज़ें भी हाईलाइट की गई थी, जैसे इंडिया ने इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करा था, बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए हेल्प करा था। इन सब चीज़ों को भी हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा हाईलाइट किया गया था। देखिए, हालांकि ये मीटिंग जून में हुई थी, इसलिए उस टाइम पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी थे। आपको पता होगा कि जुलाई में जो पूरा मोदी कैबिनेट है उसमें बदलाव हो गया है, उसमें रीसफल देखने को मिला है, न्यू चेहरे देखने को मिलेंगे अब आपको मोदी कैबिनेट में। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, जिसमें किन लोगों को कौन कौन सा कैबिनेट दिया गया ये मैंने डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जिससे अब अपकमिंग टाइम में आपको एसएससी का एग्जाम होने वाला है, आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, आईबीपीएस का फॉर्म आ चुका है, सीटेट के एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स है। इवन बीपीएससी में भी मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन जो मोदी कैबिनेट में जो रिसफल हुआ है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि किसको कौन सा कैबिनेट दिया गया है, क्योंकि बहुत पुरानी हस्तियां थी जिनको कुछ नहीं दिया गया, बहुत नए चेहरे मोदी कैबिनेट में और बहुत सरप्राइजिंग चेहरे देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊं, इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में फॉर्म हुआ था। आज के टाइम में अगर आप इसमें देखिएगा तो 120 मेंबर स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स यहाँ पे ऑब्जर्वर के स्टेटस पे हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम के अंदर आता है। देखिए, ये कोई फॉर्मली अलाइंड नहीं है या फिर इसको किसी भी मेजर पावर के अगेंस्ट में इसको फॉर्म नहीं किया गया था। आपको एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगेगा जान करके कि नाम का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नॉन हायरकल है एंड रोटेशनल है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर है, उनका कुछ बेसिस पे सब लोगों का रोटेशन बेसिस पे उन लोगों को प्रेसिडेंट मिलता है। इसका ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ भी फॉर्मल नहीं है। आज के टाइम देखिएगा, अभी करंट के चेयरमैन देखिएगा अगर आप नाम के, तो प्रेसिडेंट है अजरबैजान के इल्हाम एलियत, ये इसके करंट चेयरमैन है नैम के। देखिए, नैम के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इसको कोल्ड वार के टाइम पे फॉर्म किया गया था। बेसिकली जो मेजर जो उस टाइम की पावर थे उनके अगेंस्ट में इसको फॉर्म किया गया था। युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जेसिप बोस टोटो, उन्हीं की ये पहल थी नैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ। देखिए, इंडिया को इलेक्ट किया गया है UNECOSOC के लिए 2022 से 2024 के पीरियड के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया गया है। इंडिया वाज इलेक्टेड इन द एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ECOSOC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के बारे में। देखिए, ये जो है वो 6 मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन का। इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ UN एजेंसीज एंड फंड। इसमें 54 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 3 ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली। इस बार इंडिया को भी इलेक्ट किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया इज करेंटली सर्विंग द 2021 to 2022 टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द पावर
powerful UN Security Council and set to assume the presidency of a UNSC in August 2021. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के बारे में. इसका जो सीट है वो ऑन द काउंसिल आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ 14 एलोकेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, 11 to Asian states, 6 to Eastern European states, 10 to Latin America and Caribbean states and 13 to the Western European and other states. देखिए इसमें जो सीट्स है ना, किन किन कौन कौन सी मतलब जैसे इंडिया को इलेक्ट किया गया है एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी में, तो यहाँ पे जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं. उन कैटेगरीज में फिक्स है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी से इतने कंट्रीज होंगे जो इलेक्ट होकर के आएंगे. तो इंडिया इलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी में. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल. देखिए इसके तहत अप्रूवल मेरा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मीज डिफेंस इक्विपमेंट. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च भी कर रही है. अगर मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है 43,000 करोड़ रुपीज़ का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स एंड 6,000 करोड़ फॉर एयर डिफेंस गन्स. देखिए 6 सबमरीन्स बनाए जाएंगे, कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए जाएंगे. देखिए आज के टाइम पर अगर आप नॉर्मली देखते होंगे ना तो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ होता है सबमरीन में, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो पानी से बाहर निकलता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए. लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसे कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की बात चल रही है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के तहत बनाया जाए, जो कि मतलब जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उनको बहुत ज़्यादा नीड न लगे, उनके इंजन्स को इस चीज़ को रिड्यूस किया जा रहा है ताकि वो जो ऑक्सीजन की नीड के लिए जो पानी से बाहर आते थे ये सबमरीन्स वो कम हो सके. मतलब ये इसका मेजर एम है इस तरह के सबमरीन्स बनाने का कि ये सबमरीन्स जो है वो दुश्मन की नज़र से छिप के पानी में बहुत ज़्यादा देर तक रह सके. ये एक बेसिक चीज़ के तहत किया जाएगा. दूसरा मैं और बता दूं इसमें कि इसमें जितने भी जो आपको बनाए जा रहे हैं सबमरीन्स वगैरह वो सारे आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाए जा रहे हैं. अगर मैं बताऊँ आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है तो देखिए इसके तहत क्या है, जो इंडिया आज के टाइम पर अगर आप देख रहे होंगे मेड इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो हम दूसरी कंट्रीज से खरीद लेते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज से ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं, और जो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हमारे इंडिया में ही किया जा रहा है. इसके लिए 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट की गई है. एक आपने सुना होगा लार्सन एंड टर्बो एंड दूसरा है मेजोंग डॉक शिपयार्ड लिमिटेड. इन 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है एट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखा गया है. इसके बाद एक और बात चली थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयर गन्स, एयर डिफेंस गन्स. इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो 6,000 करोड़ रुपीज़ खर्च कर रही है अंडर बाय एंड मेक कैटेगरीज के तहत. इसके तहत क्या है, आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो गन्स एंड एमल्सन यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉरेन प्लेयर्स. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कंपनीज आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर गन्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2001 में कारगिल वॉर के बाद, आफ्टर कारगिल वॉर जो है इस चीज़ को डेवलप किया गया था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाए. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल जो है इसको चेयर किया गया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, क्योंकि ये जून में हुआ था ये डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल, इसलिए उस टाइम हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह ही थे. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विच कंट्री को चेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम अलॉन्ग विथ इंडिया. देखिए ये फर्स्ट एडिशन जो था अरब इंडिया एनर्जी फोरम का, इसको किंगडम ऑफ मोनाको और इंडिया इन दोनों ने को चेयर किया था. ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 8 to 9 जून 2021. इट वॉज एग्रीड टू होल्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ AIEF इन इंडिया ड्यूरिंग 2023. देखिए इस फोरम के तहत बहुत सारे रेंज ऑफ इशूज थे जिनको डिस्कस किया गया था. ऑन बूस्टिंग 2-वे एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंट्रा रीजनल पावर ट्रेडिंग were discussed. यहाँ इस फोरम में नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फॉस्टरिंग रीजनल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, इनहेंस्ड ऑयल रिकवरी, टाइट गैस एक्सट्रैक्शन एंड सेफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लेकर के आइडियाज़ जो है वो इन दो जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उनके बीच में एक्सचेंज किया गया था. और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि सेकेंड एडिशन जो है AIEF का वो इंडिया में ड्यूरिंग 2023
ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इन जून 2021 इंडिया रिलीज्ड ए कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क इट्स 17th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ विच कंट्री। देखिए इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है वो 1951 से आपको स्टैब्लिश किया गया था। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है हर्ष वी सिंगला, उनके द्वारा इंडिया और जर्मनी का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसकी 17th एनिवर्सरी पर एक कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो इससे पहले भी इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत सारे पोस्टेज स्टैम्प, बहुत सारे आपको मिनीएचर पेंटिंग्स वगैरह रिलीज़ की गई थी। अगर आपको ध्यान होगा तो जर्मनी ने रिलीज़ किया था एक पोस्टेज स्टैम्प ऑनरिंग महात्मा गांधी इन 1969 एंड डिस्प्लेइंग इंडियाज मिनिएचर पेंटिंग इन 1979। इंडिया हैज़ आल्सो रिलीज स्टैम्प ऑनरिंग बेटहोवन इन 1970, मैक्स मफलर इन 1974, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1979 एंड रॉबर्ट कोच इन 1982। और अभी रिसेंटली इंडिया और जर्मनी की जो 17th एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक रिलेशन का, इसके लिए भी रिसेंटली एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वर्चुअली पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विथ इंडिया इन जून 2021 इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये फर्स्ट मीटिंग जो है वो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, टोटली वर्चुअली था। इशूज लाइक इनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज 5G टेलीकॉम नेटवर्क एंड IoT वेयर डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैज़ बीन प्रेज्ड बाय विच इंटरनेशनल एजेंसी। देखिए पहले मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में बता दूं। देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये जो है वो आपको लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन, इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास एंड इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आपको बता दूँ तो इसमें 179 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे नीति आयोग के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर affected by poor socio-economic indicators। और अभी रिसेंटली इंडिया का जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको अप्रिशिएट किया गया है, इसको प्रेज किया गया है। देखिए अगर आप इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स में अगर आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर मैं आपको आज के डेट में बता दूँ तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 131 है। 2022 के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 131 है, जो कि UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, आज के टाइम में अगर आप देखिएगा तो टोटल 250 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है विथ पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर आइडेंटिफाई बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए UNDP के द्वारा ये कहा गया कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे जो नीति आयोग है उनके द्वारा बहुत सारे इंडिकेटर्स है जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इन इंडिकेटर्स को 5 की सेक्टर्स जो हैं उन पे बेसिकली फोकस किया गया था। और ये की सेक्टर्स है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 5 सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बेसिक फोकस किया गया है। इन 5 जो सेक्टर्स हैं इनको बूम करने की कोशिश की गई है ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की रैंकिंग में आगे आ सके। इससे आपको इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। UNDP के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट, जिसको हम बोलते हैं, कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज। देखिए ये जो इंडो थाई कॉर्पोरेट है ये आपको पता चल गया होगा कि इंडिया और थाईलैंड के बीच की नेवीज के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस साल 31st एडिशन जो है वो आपको अंडमान सी में 9 से 11 जून 2021 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए इसमें इंडिया की साइड से अगर आप देखेंगे तो INS सरयू जो है इसने पार्टिसिपेट किया था। थाईलैंड की तरफ से देखिएगा तो INS करबी जो है, थाईलैंड की शिप है करबी, उसने पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके की जो एक्सरसाइज होता है इसका बेसिक पर्पस होता है इस एक्सरसाइज का इज टू कीप द इंडियन ओशन सेफ एंड सिक्योर द इंटरनेशनल ट्रेड। इट एम एट कंसोलिडेटिंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडियन नेवीज एंड द रॉयल थाई नेवीज। ये हालांकि 2005 से ये जो कॉर्बेट है इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाई एनुअल एक्सरसाइज है अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन सिंस 2005। इसका बेसिक एम है टू बूस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
greater operability between the two navies। और अभी रिसेंटली 9 से 11 जून के बीच में 31st एडिशन इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको हम इंडो थाई कॉर्बेट बोलते हैं, रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिसेंटली ए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए ये एमओसी जो है वो आपको इंडिया और जापान के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था। इंडिया की तरफ से अगर आप देखिएगा तो इस एमओसी पे ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में ये एमओसी रिसेंटली साइन किया गया था। देखिए ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ये बेसिकली फॉर्म किया गया है टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑन द कॉर्पोरेशन अंडर द मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन। द JWG विल मीट वंस अ ईयर। इसके तहत आपको अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सब चीज़ों को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। इनके लिए टेक्निकल कॉर्पोरेशन जो है इन दो कंट्रीज़ के बीच में वो प्रैक्टिस किया जाएगा। देखिए इसके तहत क्या हो जाएगा कि इंडिया और जापान की जो के बीच में जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं वो शेयर की जाएगी, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इंडिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन जून 2021 इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी। देखिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, उन्होंने रिसेंटली 3 डे विजिट के लिए गए थे वो कुवैत ऑन 9 to 11 जुलाई 2021 एंड केन्या गए थे वो 12 से 14 जुलाई जून 2021 के बीच में। ये पहला विजिट था कुवैत का हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी। अगर आप कुवैत में देखिएगा तो मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी, विच विल ब्रिंग इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्स इन कुवैत अंडर द एम्बिट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। इट विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग द रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड द वर्कर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब उन्होंने केन्या विजिट किया था उस टाइम पे वहाँ पे इंडिया और केन्या के बीच में जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, 3rd मीटिंग थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसके बाद वहाँ पे जो केन्या में जो रेनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नारोबी इन केन्या, उसको हमारे एस जयशंकर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ तो इंडिया हैड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द रेनोवेशन ऑफ द लाइब्रेरी। रिसेंटली ये इसको इनॉग्रेट किया गया है केन्या में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। देखिए ये जो डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें विजुअलाइज किया गया था इंडियाज प्रोग्रेस इन अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। पीएम मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द UN हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट एंड हाईलाइटेड India's target to restore 26 million hectares of degraded land by which year। तो देखिए इंडिया का टारगेट है ये जो 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है हमारा, उसको डिग्रेडेटेड लैंड है, इसको रीस्टोर करने का इंडिया का टारगेट है 2030 के तक। इसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगा रही है, जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा इस वर्चुअल मीटिंग में हाईलाइट भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि लास्ट डिकेड में अगर आप देखिएगा तो इंडिया ने 3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया है, ऐड किया है इंडिया में, जो कि इंडिया का जो टोटल लैंड अगर आप देखिएगा, टोटल लैंड इंडिया इसका 1/4 आता है। इंडिया इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। आपको ध्यान होगा कि जो हम इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, लास्ट ईयर अर्बन फॉरेस्ट इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत जो अर्बन एरियाज हैं उसके चारों तरफ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ किया जाए। आज के टाइम में आप देखिएगा तो जो आपको जितने भी जो भी आपको क्या बोलूँ आपको, जैसे रन ऑफ कच्छ वाला एरियाज़ है, जो आपको कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स ला रही है। यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा 2 चीज़ को हाईलाइट किया गया था। उन्होंने हाईलाइट किया था दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 2019 विच कॉल फॉर बेटर एक्सेस एंड स्टीवर्डशिप ओवर लैंड एंड एम्फेसाइज्ड जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इन्होंने एक हाईलाइट किया था बानी रीजन इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात वेयर लैंड वॉज रीस्टोर्ड। दिस रिजल्ट इन गुड सॉइल हेल्थ, इंक्रीज्ड लैंड प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड। तो इसके बहुत सारे
बेनिफिट है। अगर आप किसी भी जो लैंड है अगर आप उसको रिस्टोर कर लेते हैं, अगर आप उसको फर्टाइल कर देते हैं, तो इससे आपको लाइवलीहुड भी मिलता है, फार्मर्स को जो है वो उससे इनकम भी होने लगता है, उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आ रही है। तो मोदी जी के द्वारा इस वर्चुअल समिट में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूँ कि पीएम मोदी जो है वो प्रेसिडेंट है 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके प्रेसिडेंट है पीएम मोदी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द यूएन ट्रेड फोरम 2021। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूएन ट्रेड फोरम 2021 में, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था 14 से 15 जून 2021। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स अ ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी, इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यूनाइटेड नेशन ट्रेड फोरम के बारे में बताऊँ तो ये एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है ऑफ द UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका एक बहुत हाई लेवल का पॉलिटिकल फोरम है। यहाँ पे बहुत सारी बातों को डिस्कस किया गया था, बहुत सारी बातों को यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया था, जिसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड बॉडीज सच एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड गिव दैम ए लॉन्गर रोड फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। साथ ही साथ कोविड-19 के टाइम में जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई थी, चाहे वो वैक्सीन पे हो, चाहे वो मेडिसिन पे हो, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। इंडिया की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके तहत इंडिया के मास पॉपुलेशन को इस स्कीम के तहत, इस हेल्थ स्कीम की तहत कवर किया जाएगा, 100% कवरेज दिया जाएगा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को, इस चीज़ को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। और बता दूँ तो एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट था इंडियाज स्टेप टुवर्ड क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इन 3-4 चीज़ों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो पर कैपिटा CO इमिशन है वो लोएस्ट है अमंग द बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज़ को भी हमारे जो पीयूष गोयल जी थी उनके द्वारा इस ट्रेड फोरम में हाईलाइट किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच कंट्री रिसीव्ड द US 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ इट्स सोलर एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया ने ये मदद जो है वो श्रीलंका को किया है रिसेंटली श्रीलंका को जो इंडिया है वो 100 मिलियन डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में ये साइन किया गया था, जिसके तहत इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विद श्रीलंका टू मीट श्रीलंकाज गोल टू मीट 70% पावर रिक्वायरमेंट थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2030। अगर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि जब भी आपने श्रीलंका के बारे में देखा तो यहाँ के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं गोतबाया राजपक्षे। जुडिशियल कैपिटल अगर आप देखेंगे तो कोलंबो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड ए MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू डेवलप सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। देखिए सी प्लेन सर्विसेज के लिए MOU जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रिसेंटली साइन किया गया है। जून में ये MOU जो है साइन किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। देखिए आज के टाइम पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। पहला एग्जांपल जो है सी प्लेन सर्विसेज का, वो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑन द केवादिया ऑफ नर्मदा गुजरात एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद, ये पहला इंडिया का सी प्लेन सर्विसेज जो है वो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में स्टार्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नवंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आज के टाइम में इंडिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इंडिया का टारगेट है कि 28 सी प्लेन रूट्स बनाए जाए, 14 वाटर एरोड्रोम्स बनाए जाए अक्रॉस द कंट्री, आर करेंटली इन वेरियस स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ 450 करोड़ रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इंडिया के लिए। और अगर आप देखिएगा तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। अगर मैं आपको कुछ बेसिक हाईलाइट्स बता दूं तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एरोड्रोम्स हैं या फिर आप देखिएगा सी प्लेन्स रूट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कहा जा रहा है कि आगे वाले टाइम में जब ये कम्प्लीटली तैयार होकर के आ जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी इससे। और ये जो आपको सी प्लेन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, सर्विसेज बनाए जा रहे हैं विद इन टेरिटोरियल जुडिकेशन ऑफ इंडिया, ये आपको RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो कि उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम था, उसी के तहत इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो सी प्लेन्स एंड वाटरवेज या फिर जो भी आप कहें ये जो आपको एरोड्रोम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये सारे आपको उड़े देश के नागरिक स्कीम के तहत इसको तैयार किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसीव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ USD 108.28 मिलियन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग इट्स न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है इस्वातिनी, जो कि जिसको फॉर्मली हम लोग स्वाजीलैंड कहते थे 2018 तक। इसको स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। 2018 में इसका नाम चेंज करके एस्वातिनी इसका नाम रखा गया था। ये एक अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसका कैपिटल अगर मैं आपको बताऊं तो कैपिटल है मम्बाने लोम्बाना। और अगर आप इसकी करेंसी देखिएगा तो इसकी करेंसी है स्वाजी लिंगिनी, ये इसकी करेंसी है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली वहाँ पे न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग फॉर्म करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वर्थ USD 108.28 मिलियन रुपीज़ का। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, इंडिया अलॉन्ग विथ विच कंट्री हैज़ इंटर्ड इनटू ए ट्राइलेटरल पार्टनरशिप टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ऑर्डर इन द इंडियो पैसिफिक रीजन। तो इसके लिए जो अभी रिसेंटली साइन हुआ है एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो है वो आपको इंडिया, इटली एंड जापान के बीच में है टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी एंड ए गवर्नमेंट बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ ऑल इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। देखिए ये जो 3 नेशंस है वो डिस्कस करेंगे वेरियस थिंग लाइक सिक्योरिटी इशूज, कोलैबोरेशन विथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मल्टीलैटरलिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इस ट्राइलेटरल सर्विस को इनॉग्रेट किया गया था हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एम्बेसी ऑफ इटली इन टोक्यो के द्वारा, एम्बेसी ऑफ इटली इन टोक्यो एंड न्यू दिल्ली के द्वारा, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारे और इनके जो एम्बेसडर्स हैं वो इन 3 कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो इस वर्चुअल समिट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया का सेकेंड ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है विद द यूरोपियन पावर, फर्स्ट वन बिगिंग इन इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, ट्राइलेटरल साइंड इन 2020। अगर मैं आपको इंडिया का विजन बता दूं इंडो पैसिफिक रीजन्स को लेकर के, तो उसका बेसिक रीजन है स्टैंड फॉर एन ओपन बैलेंस्ड रूल बेस्ड एंड स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट विच प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये इसका बेसिक रूल है। साथ ही साथ इंडिया इस चीज़ को भी मेंशन करता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसका इक्वल एक्सेस है, सारी जो जितनी भी ये एक स्पेस है, कॉमन स्पेस है, सी और एयर जब एक कॉमन स्पेस है, ये हर कंट्रीज़ के लिए इज इक्वल एक्सेस हो, हर एक कंट्रीज़ के लिए, ये इसका बेसिक टारगेट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ यूनिसेफ फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो रिसेंटली हमारे जो संतोष गंगवार हैं लेबर मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको रिसेंटली साइन किया गया था। इसके कुछ बेसिक हाईलाइट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जब ये साइन हुआ था तो यहाँ पे बेसिकली फोकस किया गया था वर्नेबल पॉपुलेशन पे, इंक्लूडिंग यंग पीपल विथ स्पेशल नीड, यूथ लिविंग केयर इंस्टीट्यूशन, माइग्रेंट यूथ, विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर वायलेंस, चाइल्ड मैरिज एंड ट्रैफिकिंग। ये सब इसका बेसिक इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो यूनिसेफ के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट का साइन हुआ था फॉर यूथ एम्पावरमेंट, इसका बेसिक फोकस ये कुछ एरियाज थे। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत हाईलाइट किया गया था कि इंडिया में हर एक 5वां पर्सन जो है वो एक यूथ है। यूथ का मतलब 15 से 24 साल के बच्चे हैं। इनको लेकर के यहाँ पे फोकस किया गया था, जिसमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए थे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया था, ताकि इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके इन यूथ्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री साइंड एन MOU विथ इंडिया फॉर एनहांसिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये MOU जो है इंडिया एंड भूटान के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था। ये MOU हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इंडिया के तरफ से इसको साइन किया था। और अगर आप भूटान की तरफ से देखिएगा तो डॉक्टर तानजी दोरजी, वो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, उनके द्वारा इसको साइन किया गया था भूटानीज साइड से। देखिए ये MOU जो है वो बेसिकली स्ट्रेंथन करता है टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड एक्सपेंड द एरियाज ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। दोनों साइड सपोर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा बेस्ट प्रैक्टिस इन द एरिया लाइक प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉपुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अदर्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कंट्री दैट हैज साइंड एन MOU विथ इंडिया टू सेट अप ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर इनहेंसिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये MOU जो है फॉर इनहेंसिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया एंड फिजी के बीच में साइन हुआ है। अगर मैं आपको फिजी का कैपिटल बता दूं तो इसका कैपिटल होगा सुवा। देखिए ये जो एक वर्चुअल मीट हुई थी जिसके तहत इस MOU को साइन किया गया था। MOU विल एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फ्रॉम इंडियन साइड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फिजी
इनके द्वारा इसको साइन किया गया था। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उसको इंडिया की तरफ से इस MOU को उन्होंने साइन किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर डिड इंडियन नेवी कंडक्ट ए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विथ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, UV NAVFOR जिसको हम बोलते हैं, EU NAVFOR जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? ये गल्फ ऑफ एडेन में रिसेंटली इसको कंडक्ट किया गया था। अगर मैं आपको बता दूँ तो EU NAVFOR जो है इसको ऑपरेशन एटलांटा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये अभी रिसेंटली गल्फ ऑफ एडेन में 18 से 19 जून 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन नेवी शिप की तरफ से देखेंगे तो त्रिकंत जो है उसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था एंड टोटल 5 वॉरशिप जो है उसने इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इस एक्सरसाइज का बेसिक एम है इनहेंसिंग एंड ऑनरिंग देयर वॉर फाइट स्किल टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मैरीटाइम डोमेन, ये इसका बेसिक एम है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, EU NAVFOR जो है इसको ऑपरेशन एटलांटा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे EU NAVFOR है या ऑपरेशन एटलांटा है, ये आपको गल्फ ऑफ एडेन में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए यहाँ तो मैंने आपके साथ जितने इंटरनेशनल न्यूज़ थे वो मैंने कवर कर रहा है अभी तक, आगे मैं आपको पूरा PD का डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए मैंने रिसेंटली बहुत सारे टॉपिक जो लास्ट 6 मंथ्स के वो मैंने आपको कवर कराए हैं, जैसे अवार्ड एंड ऑनर है, लिस्ट ऑफ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस थे, इंडेक्सेस थे, डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, फिर मैंने आपको जो गवर्नमेंट के स्कीम्स थे 2014 से 2020 तक का कवर कराया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट्स कवर कराया था। तो इन वीडियोज़ को आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं अब, क्योंकि कोविड जो है वो कंट्रोल में आता जा रहा है, तो अब सारे एग्ज़ाम्स क्यू में रहेंगे। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखिए, आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मैं PD में ये सारी चीज़ें कवर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करा था ताकि आपको कुछ भी मैसी ना हो, एक ऑर्गेनाइज्ड एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक जगह लास्ट 6 मंथ्स का मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर 2 मंथ्स बेसिस पे इसको अपडेटेड भी करती रहूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट मिले। चलिए हम आगे के पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री लॉन्च द एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फैंगविन 4B। देखिए ये फैंगविन 4B जो है वो चाइना का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, रिसेंटली जून 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको फैंगविन 4B के बारे में बताऊँ तो ये फर्स्ट ऑफ चाइनाज न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है विच हैज़ एन इम्प्रूव्ड मेजरमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 250 मीटर्स टू स्कैन अर्थ। इसको जो फैंगविन 4B है इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए फैंगविन 4B जो है इसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग के लिए एंड इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए, इसको बेसिकली चाइना के द्वारा यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस पद्म विभूषण अवॉर्डी हु पास्ड अवे इन जून 2021। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनको पद्म विभूषण से 2020 में नवाजा गया था, अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मॉरिशस के। इवन मैं अगर आपके इनके बारे में बताऊं तो इनको फादर ऑफ मॉरिशस के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉरिशस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के, विथ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ टेन्योर। इनका अगर आप प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर देखिएगा तो 1982 से 1995 तक था, फिर 2000 में ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन करके आए थे। और एक और चीज़ इनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इनको परवर्षीय भारतीय सम्मान अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है फॉर स्ट्रेंथिंग इंडियाज रिलेशनशिप विथ मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द PM ऑफ माली। देखिए PM ऑफ माली जो है वो अभी आपको है चोगबुल कोकलामंग, ये अभी रिसेंटली जून 2021 में PM ऑफ माली बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ माली। ये अभी रिसेंटली जून में ही चूज़ करके आए हैं असीमी गोइटा, ये जो है वो भी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ माली चूज़ करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड द 8th ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव इन जून 2021। देखिए ये जो ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस है वो जर्मनी के द्वारा रिसेंटली होस्ट किया गया था। जर्मनी की जो फेडरल इन्वायरमेंट एजेंसी है उसके द्वारा इसको होस्ट किया गया था। वर्चुअल पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था ये कॉन्फ्रेंस 31 मई से 3 जून 2021 तक के लिए, जिसका मेन फोकस था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई थी। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है
वो 800 साइंटिस्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स 60 डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। इसमें ड्राफ्ट जो है बर्लिन डिक्लेरेशन का वो प्लेस्ड किया गया था ऑन द कॉन्फ्रेंस वेबसाइट फॉर कमेंट्स। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस कॉन्फ्रेंस में कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज़ अप टू 300 टाइम्स हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बताओ, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के जो चेयरपर्सन है नांदुला रघुराम, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अगर मैं आपको नांदुला रघुराम जी के बारे में बताऊं तो ये प्रोफेसर रह चुके हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इन जून 2021। देखिए अभी रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट चूज हुए हैं, इनका नाम है इयाक हेरजोग। इयाक हेरजोग जो है वो रिसेंटली जून 2 2021 को इनको इलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने सक्सीड किया है रूवेन रिवलिन को, इन्होंने सक्सीड किया है। प्राइम मिनिस्टर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली चेंज हुए हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नाफ्ताली बेनित, ये भी रिसेंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं 13 जून 2021 को। इन्होंने सक्सीड किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, इन्होंने सक्सीड किया था। इजराइल के बारे में 2-3 चीज़ और देख लीजिए। यहाँ की करेंसी अगर आप देखिएगा तो शेकेल है, कैपिटल देखिएगा तो जेरूसलम है। देखिए ये चीज़ें मैं आपको साथ के साथ इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको एक तो रिवाइज करने में भी सही रहे, दूसरा आजकल एग्जाम का नेचर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे घुमा फिरा करके इसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन अगर आप देखिएगा अभी तो SSC RRB जैसे एग्जाम्स जो हैं वो भी क्यू में है, RRB ग्रेड B का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंट होता है, तो आप इसको साथ के साथ पढ़ते चलिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज बीन प्लेस्ड इन द इनहैंस्ड फॉलो अप स्टेटस बाय द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखिए इनहैंस्ड फॉलो अप स्टेटस जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट फिक्स्ड बाय द G7 कंट्रीज ऑन MNCs। तो रिसेंटली G7 कंट्रीज के द्वारा मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% रिसेंटली फिक्स किया गया है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है 47th G7 लीडर समिट 2021। देखिए पहले मैं आपको G7 के बारे में बता देती हूँ कि है क्या। देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1975 में फाउंड किया गया था। इसमें अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड नेशन है लाइक US, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी एंड जापान। और अगर मैं बता दूं G7 के बारे में तो इसका ना तो कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही फिक्स्ड हेडक्वार्टर है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो आपको रोटेशनल बेसिस पे सारी कंट्रीज को दिया जाता है। इस साल 47th G7 समिट जो है वो 11 से 13 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉर्नवॉल UK में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। इस बार देखिए मेंबर कंट्रीज तो थी ही थी, साथ ही साथ यहाँ पे 4 गेस्ट कंट्रीज को UK के द्वारा इन्वाइट किया गया था, जिसमें आपके हो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो G7 को एक्सटेंड करने की बात चली थी, G10 और G11 बनाने की इसकी बात चली थी। तो इस बार भी जो इन 4 कंट्रीज को बुलाया गया है गेस्ट कंट्रीज के रूप में, तो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये भी आगे जाकर के G7 का मेंबर बन जाए। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करा था, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे एज द अदर लीडर्स, जैसे दूसरे लीडर्स वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हुए थे, ये वर्चुअली वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं G7 के बारे में। देखिए G7 में जो है वो आपको चाइना के अगेंस्ट, चाइना का जो वर्ल्ड वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट अभी G7 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए चाइना क्या कर रही है आज के टाइम में, अपना वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज आती है, उनको वो लोन प्रोवाइड कर देती है और उन लोन के बेसिस पे आकर के वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट कर देती है। तो ये जो है इसको अगेंस्ट में ये जो डेवलप्ड नेशन है इन्होंने लॉन्च किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसके बाद G7 के अगर मैं आपको हाईलाइट्स बता दूं तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स भी फिक्स किया गया था MNCs के ऊपर 15% का। यहाँ पे तीसरा मेजर हाईलाइट था आपको क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किया गया कि जो कार्बन एमिशन है वो 2050 तक 0 तक पहुंचाने का पूरा टारगेट यहाँ पे फिक्स किया गया था। हॉल्ट एंड रिजर्व जो बायोडाइवर्सिटी है लॉस, उसको 2030 तक उसको मतलब कम बैक करने की बात भी यहाँ पे चली थी। यहाँ पे कार्बन स्टेट डिक्लेरेशन भी लास्ट में साइन किया गया था, जिसके तहत क्या था कि अगर मान लीजिए आगे चल करके अगर कभी भी कोई ऐसा कोई जो जैसा इस बार कोरोना वायरस आया है, ऐसी कोई विपदा अगर फिर से वर्ल्ड पे आती है तो वैक्सीन, इलाज और निदान के लिए जो विकसित करने का जो समय रहेगा
रहेगा जो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीन वगैरह थी उनको अप्रूवल मिलने में मिनिमम टाइम लिया गया। तो वही चीज़ कहा गया है कि अगर ऐसी कोई महामारी फिर आती है दुनिया में कभी भी, तो ये जो वैक्सीन डेवलप करने के लिए, चाहे वो उसकी मेडिसिन, चाहे वो उसकी टेस्टिंग, हर एक चीज़ के लिए मिनिमम 100 दिन के, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर इस चीज़ों को मार्केट में ले आया जाएगा। मैं मतलब इसके लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए 100 दिन तक का समय लगेगा। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहली बार इंडिया को इसमें इनवाइट किया गया था, पीएम मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं वन अर्थ वन हेल्थ। इसके तहत आज के टाइम में देखिए, कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पेटेंट नहीं दे रही थी, वैक्सीन का पेटेंट नहीं दे रही थी। तो मोदी जी ने इस चीज़ को उठाया कि जब ऐसी महामारी आती है तो आपको पेटेंट जो है उसको ओपन करना चाहिए, सारी कंट्रीज उस वैक्सीन को बना सके। इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट किया कि मतलब आज के टाइम पे इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था। दूसरा, उन्होंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाइना के अगेंस्ट आज के टाइम पे है। क्योंकि चाइना की, इंडिया का अगर आप देखे होंगे तो लास्ट ईयर भी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इवन हमेशा ही हमें चाइना से परेशानी रहती है। तो इंडिया अगर G7 का फ्यूचर में आकर के मेंबर बन जाता है तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल उसको मंच मिल जाएगा अपनी समस्याओं को कहने के लिए, उसका निदान पाने के लिए। ये एक ऐसा स्टेज होगा जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी मोस्ट डेवलप्ड नेशन है वो उसके साथ इंडिया को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। देखिए, G7 का जो समिट है वो हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, 2 दिन का समिट होता है। जो होस्ट कंट्री रहती है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में जाकर के ये G10 या G11 बनता है और इंडिया इसका मेंबर बन जाता है, G11 या G10 का अगर मेंबर बन जाता है, तो इंडिया को एक बहुत बड़ा मंच मिल जाएगा अपनी चीज़ों को कहने के लिए। अपनी एक, जो हम आज के टाइम पे जो उभरती हुई इकोनॉमी हम बन रहे हैं, उसको एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि किस तरीके से उन्हें चाइना से तकलीफ हो रही है, किस तरीके से चाइना हमें हमारी जो परेशानी है, इस चीज़ों को भी यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा हाईलाइट किया गया था। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे G7 की जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्लेज लिया था कि 1 बिलियन जो कोरोना वैक्सीन है वो पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड करेगी। द G7 ऑल्सो इशूड द कैबिनेट डे डिक्लेरेशन टू प्रिवेंट एनी रिपीट ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डिवास्टेशन वीकेंड बाई कोविड-19। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स थे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाहिद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब्दुल्ला शाहिद बिलोंग्स टू विच कंट्री? देखिए, अब्दुल्ला शाहिद जो है अभी रिसेंटली इनको 76th सेशन जो UNGA का स्टार्ट होने वाला है उसके प्रेसिडेंट के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है और ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन? तो एल साल्वाडोर जो कंट्री है उसने बिटकॉइन को रिसेंटली लीगल टेंडर स्टेटस वहां के लिए दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया? तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट अगर आप देखिएगा तो रिसेंटली उखना खुलेरसुख, इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है मंगोलिया का। ये वहाँ के 6th डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया है। ये जो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट थे वो आपको मंगोलियन पीपुल्स पार्टी के थे। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी कंट्री का अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। तो ये जो उखना खुलेरसुख है ये आपको मंगोलियन पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि 2021 के जनवरी तक ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी थे, लेकिन जनवरी में इनको रिजाइन करना पड़ा था ड्यू टू सेवरल रीजंस और अभी इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। अगर मैं आपको इनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर बताऊं तो इनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर बहुत लंबा रहा है। इन्होंने 2 बार एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया हुआ है। एक बार ये 2014 से 2017 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे और प्राइम मिनिस्टर के पद पे आए अक्टूबर 2017 से जनवरी 2021 तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? तो इसकी पहली महिला सेक्रेटरी जनरल के रूप में आई हैं रेबिका गिनरूपेन। इनको 4 साल के लिए UNCTAD का वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये पहली महिला और पहली सेंट्रल अमेरिकन है जिनको हेड बनाया गया है UNCTAD का। आपको मैं UNCTAD के बारे में बता दूं, ये एक जेनीवा बेस्ड UN एजेंसी है टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज
and assist them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis। जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखिएगा तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और इसको 30 दिसंबर 1964 को फाउंड किया गया था। तो यूएनसीएडीए के बारे में ये चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ हैज़ बीन पास्ड बाय। देखिए ये एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ जो है वो चाइना के द्वारा रिसेंटली पास किया गया है। मैं आपको इसकी बहुत बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखिए ये जो लॉ है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कवर प्रोवाइड करेगा फॉर ब्लॉकिंग फॉरेन सैंक्शन अगेंस्ट चाइनाज ऑफिशियल एंड एंटिटीज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ आर्म्ड जुरिडिक्शन स्पेशली फ्रॉम द यूएस। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट बन करके 2017 में आई थी उसके बाद चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे थे, बहुत सारी उसकी कंपनीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है विदाउट यूएन ऑर्गेनाइजेशन से बात किए हुए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते थे। तो ये जो एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ है वो अपने प्रोटेक्शन में चाइना लेकर के आई है। हालांकि इसकी बहुत सारी डिटेल्स अभी तक नहीं शेयर की गई है, लेकिन अभी रिसेंटली 10 जून 2021 को इसको पास किया गया है। वहाँ की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, उसके द्वारा इसको रिसेंटली पास किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री विदाउट एनी वैलिड रीज़न चाइना की किसी भी ऑफिशियल या किसी भी कंपनीज वगैरह पे अगर मान लीजिए सैंक्शन लगाती है तो चाइना इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स ले सके, वो अपने प्रोटेक्शन में, अपने जो पीपल्स हैं उनके प्रोटेक्शन में यहाँ पे स्टेप्स ले सके। इसके लिए एंटी फॉरेन सैंक्शन लॉ पास किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज़ एडॉप्टेड लॉ बैनिंग डेफमेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये जो लॉ है वो भी, ये जो मतलब लॉ बैनिंग डेफमेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, ये भी रिसेंटली अभी चाइना के द्वारा पास किया गया है। इसके तहत क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आर्मी के किसी भी लोगों का, चाहे वो ब्लॉगिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर आप इंसल्ट करते हैं या उन चीज़ों को आप ब्लेम करते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चाइना गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा दिया जाएगा। इसके लिए जैसे रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो इंडिया और चाइना का जो जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस मरे थे, चाइना के भी मरे थे और हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया था। इसमें एक पर्सन है, कोई ब्लॉगर, उसको 8 मंथ्स के लिए जेल वगैरह भी हुआ था। तो अगर आप चाइना के अंदर अपने आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा पनिश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पीएम ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो अगर आपको मैं पीएम बताऊं रिसेंटली, तो हेनरी मैरी डोंडा अभी रिसेंटली इसके पीएम चूज करके आए हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। प्रेसिडेंट वहाँ के हैं आपको फॉस्टिन आजेज टोडेरा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। कैपिटल अगर आप देखिएगा तो बंगुई है। तो कभी भी आप किसी भी कंट्री के बारे में पढ़िए, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये चीज़ें, वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है आज के टाइम पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 31st नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड। ये जो 31st नेटो है वो आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अगर कुछ हाइलाइट्स बता दूं तो ये है, द NATO 2030 एजेंडा सेट्स ए हायर लेवल ऑफ एम्बिशंस फॉर NATO ड्यूरिंग द समिट। ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड नहीं था। 30 जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसके जो हेड हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब मैं आपको NATO के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। NATO जो है वो 4 अप्रैल 1949 को इसको फाउंड किया गया था। ये एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलियंस है। डायलॉग एंड डिसीजंस मेकिंग बाय सिविल लीडर्स इन बेडरॉक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सैंक्शन इन अकॉर्डेंस विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसको 4 अप्रैल 1949 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल, बेल्जियम में है। लास्ट कंट्री जिसने नेटो को रिसेंटली ज्वाइन किया है वो है नॉर्थ मैकेडोनिया इन 2020। एट प्रेजेंट इसमें 30 मेंबर्स है। नेटो जो है एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलियंस है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम द पीएम ऑफ ईरान। तो अभी रिसेंटली न्यू पीएम बने हैं ईरान के, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिया गुटेरस के बारे में। इनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये इनका सेकेंड 5 ईयर्स का टर्म है जो कि 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा टू दिसंबर 31, 2026। हीज अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इवन इनके अपॉइंटमेंट के लिए इंडिया ने भी सपोर्ट करा था। अगर मैं आपको एंटोनिया गुटेरस के बारे में बताऊँ तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पुर्तगाल के
फ्रॉम 1995 टू 2002. ही हैज़ बीन सर्विंग एज द सेक्रेटरी जनरल सिंस 2017. ही इज़ द 9th पर्सन टू एज्यूम द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल. ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज भी काम कर चुके हैं फ्रॉम 2005 टू 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द करंट पीएम ऑफ आर्मेनिया. तो अभी रिसेंटली आर्मेनिया के रिसेंटली न्यू पीएम बने हैं जिनका नाम है निकोल पाशियान. ये जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के हैं. अगर मैं आपको आर्मेनिया का कैपिटल बताऊं तो इसका कैपिटल है येरेवान. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्री न्यूज़ में था तो आप इसका कैपिटल ज़रूर देख लीजिए. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफन लोफवेन के बारे में, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है फ्रॉम ऑफिस आफ्टर लूजिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. ही वाज द पीएम ऑफ, ये स्वीडन के पीएम थे. अभी रिसेंटली इन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किया, इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु रिप्रेजेंट इंडिया इन 2 G20 मीटिंग, G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट 2021 एंड G20 मिनिस्टर्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीट 2021. देखिए ये जो दोनों मीट था वो रिसेंटली इटली में हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे G20 का प्रेसिडेंसी फॉर 2021 जो है वो आपको इटली के पास है. तो ये दोनों मीटिंग हुआ था. इन दोनों मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था संजय धोत्रे जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन थे. ये कि देखिए ये दोनों मीटिंग आपको इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था इन ए हाइब्रिड फॉर्मेट. मैं आपको दोनों की थोड़ी सी बेसिक हाईलाइट्स बता देती हूँ. देखिए अगर आप G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीट देखेंगे तो इसमें रोल ऑफ एजुकेशन डिस्कस किया गया था फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वालिटी एजुकेशन, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इंक्लूजन एंड वेलबींग्स. इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था. साथ ही साथ अगर आपको ध्यान होगा, जो मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में भी बताया था कि उसका गोल नंबर जो आपको 4 है वो 2030 के एजेंडा के लिए, वो आपको एजुकेशन के लिए, वो आपका बेसिक एम है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन. तो इस चीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था. चलिए नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुई थी G20 मिनिस्टर्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इस मीटिंग के दौरान लीडर्स ने बहुत सारे ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू वर्क को भी डिस्कस किया था. यहाँ पे बेसिकली जो इस मीटिंग का फोकस था वो था सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉय, सोशल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इन सब चीज़ों पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी. अब मैं आपको G20 के बारे में बता देती हूँ. देखिए G20 जो है इसमें आपको 20 कंट्रीज आती है, जिसमें इंडिया और यूके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया और यूके जो दोनों है, सो इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया एंड यूएस दोनों कंट्रीज़ जो है इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज़ हैं. अगर मैं आपको G20 में बताऊँ तो 20 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपको अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, द रशियन फेडरेशन है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, द यूके है, द यूएस है एंड द यूरोपियन यूनियन. मतलब मोस्टली जो आज के टाइम पे जो ग्रोइंग इकोनॉमी या फिर ये कहें कि जो बिग इकोनॉमीज़ है वो G20 का पार्ट है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉल्केटिंग इज द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच कंट्री. तो ये डेनमार्क का है. ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था यहाँ का पार्लियामेंट, क्योंकि अभी इस पार्लियामेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल आइलैंड नियर द कैपिटल सिटी ऑफ कोपेनहेगन. द आर्टिफिशियल आइलैंड विल प्रोटेक्ट कोपेनहेगन फ्रॉम द राइजिंग सी लेवल. इट कैन ऑल्सो एकोमोडेट 35,000 पीपल्स. मैं आपको इस आइलैंड के बारे में बता दीजिए. देखिए इस आइलैंड का नाम जो है वो आपको है लिटन होलमैन. ये रखा गया इसका नाम, जिसका कंस्ट्रक्शन 2035 में स्टार्ट कर दिया जाएगा डेनमार्क के द्वारा. और ऐसा अभी तक एस्टिमेट है कि 2070 तक इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा. डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसने इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए 20 बिलियन क्रोनर्स खर्च करेगी. यहाँ पे 35,000 पीपल्स को एकोमोडेट किया जाएगा. इट विल बी अबाउट 3 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज एंड विल ऑल्सो फंक्शन एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर फ्लड इन कोपेनहेगन एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको जो लिटन होलम आर्टिफिशियल आइलैंड है वो डेनमार्क का है और डेनमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमोना नेशनल पार्क हैज़ बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट. देखिए अभी असम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, असम और मिजोरम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगी कल, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी.
यहाँ पे हम देख लेते हैं रेमोना नेशनल पार्क। ये अभी रिसेंटली असम का 6th नेशनल पार्क बना है। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिकम द 7th नेशनल पार्क, ये असम का 7th नेशनल पार्क बना है। चलिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली असम में 2 नेशनल पार्क बने हैं। पहला नाम है रेमोना और दूसरा है आपको देहिंग पटकाई। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 टू 2021। ये इसका 3rd एडिशन था जो रिसेंटली जो राजीव कुमार जी हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, इनके द्वारा रिसेंटली इसको रिलीज किया गया था। इस इंडेक्स में अगर आप देखिएगा तो 17 गोल्स, 70 टारगेट्स एंड 115 इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट एंड यूटीज जो है उनको रैंकिंग दी गई थी। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ तो ये इंडेक्स जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, वो आपको तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा हालांकि इसको रिलीज़ किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये आपको डेवलप किया जाता है इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, द यूनाइटेड नेशंस एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन। ये तीनों मिलकर के इसको डेवलप करते हैं। इसमें आपको बेसिकली इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज के डेवलपमेंट, उनके प्रोग्रेस को एनालाइज किया जाता है टुवर्ड्स अचीविंग द 2030 एसडीजीज टारगेट। इस इंडिया इंडेक्स है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसमें इवेल्युएट किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। 3rd एडिशन था, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। यहाँ पे 17 गोल्स, 70 टारगेट्स एंड 115 इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट एंड यूटीज को रैंकिंग दी गई थी। ये जो 17 गोल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या गोल्स है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का गोल नंबर 1 क्या था, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था जिसमें मैंने एसडीजी इंडिया इंडेक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। आई कार्ड में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके देख लीजिएगा। अगर मैं आपको स्टेट एंड यूटीज वाइज एनालिसिस बताऊं तो स्टेट में केरला आपको टॉप पोजीशन पे है, वहीं हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु जो है वो आपको 2nd पोजीशन पे रहा था। वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स देखिएगा तो बिहार, झारखंड एंड असम है। यूटी में बता दूं आपको तो जो चंडीगढ़ है वो आपको टॉप पोजीशन पे रहा था। जो चंडीगढ़ है आपका वो आपको टॉप पोजीशन पे रहा था, फॉलोड बाय दिल्ली, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली। वहीं दमन द्वीप जो है वो आपको वरिष्ठ परफॉर्मर यूटीज में रहा था। फास्ट मूविंग स्टेट, टॉप फास्ट मूविंग स्टेट दिखेगा तो आपको मिजोरम, हरियाणा एंड उत्तराखंड था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनके 2019 के एडिशन के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार इसको ज़रूर डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, हम नेक्स्ट देख लेते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है अभी इसका 2019 से 2020 का एडिशन रिसेंटली जो है वो रिलीज़ किया गया था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। देखिए, बेसिकली जो ये इंडेक्स है वो डिज़ाइन किया गया है टू कैटलाइज ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर आप इसमें टॉप पोजीशन पे देखिएगा तो पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला, ये 3 स्टेट जो है वो पीजीआई इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे थे हैं। वहीं अगर आप यूटीज में देखिएगा तो चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार जो है ये आपको टॉप पोजीशन पे रहे थे। इनका स्कोर जो है वो आप देखिएगा तो 1000 के अराउंड में था, 900 प्लस था इनका। जो ओवरऑल जो इनका स्केल होता है ना वो 1000 का होता है, तो इसमें ये जो 2 यूटीज थे वो आपको 900 प्लस में थे। इसमें बेसिकली जो स्कूल्स हैं उनको चेक किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को स्टेट में उनके जो ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन उसको यहाँ पे चेक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पैट्रिक एमोथ के बारे में। ये चेयरमैन है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, ये केन्या से बिलोंग करते हैं। अभी इनको 1 साल के टेन्योर के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने अपना कंप्लीट किया है टेन्योर एज ए चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन जून 2021। 1 साल के लिए इनको बनाया गया है। देखिए, ये जो चेयरमैन का पोस्ट है ना वो रोटेशनल बेसिस पे 1 ईयर के लिए दिया जाता है अमोंग रीजनल ग्रुप्स। तो इस बार डॉक्टर पैट्रिक एमोच को दिया गया है जो कि केन्या के हैं और ये अब डायरेक्टर जनरल के पद पे रहेंगे WHO के। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो कंटिन्यू करेंगे टू बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO टिल 2023। WHO के बारे में बता दूँ तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जून 2021। तो अनूप चंद्र पांडे जी को
इनको अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अगर मैं आपको अनूप चंद्र पांडे जी के बारे में बताऊं तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, 1984 बैच के, यूपी कैडर के हैं। अभी रिसेंटली इनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये रिटायर करेंगे आपको फरवरी 2024 तक के में, तब तक ये इलेक्शन कमिश्नर के पद पे रहेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ 76th UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो देखिए, आपको मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि UNGA के 76th प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अभी रिसेंटली इन्हीं के द्वारा चीफ द कैबिनेट अपॉइंट किया गया है के नागाराज नायडू जी को। अगर मैं आपको के नागाराज नायडू के बारे में बताऊँ तो ये इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस थे, जिनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑनरी मेंबर ऑफ WHO's ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। तो रिसेंटली मुकेश शर्मा जी, जो कि प्रोफेसर हैं IIT कानपुर की, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज नेम्ड एज SDG पायोनियर 2021 बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए, सुमंत सिन्हा जी जो हैं, इनको भी रिसेंटली SDG पायोनियर 2021 रिसेंटली अनाउंस किया गया था, इनको बनाया गया था। सुमन सिन्हा जी के बारे में बताऊँ तो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिन्यू पावर के, जिनको भी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर वर्किंग टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 प्रिंसिपल ऑन ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल लेबर्स एंड एंटी करप्शंस। अगर मैं आपको SDG पायोनियर बताऊँ तो ये एक ग्लोबल बिजनेस लीडर होते हैं who are recognized by UNGC for their exceptional work toward achieving SDG target। तो 2021 का अगर आप देखिएगा SDG पायनियर, तो सुमन सिन्हा जी को किया गया है for his work toward SDG target 7 providing advanced access to affordable energy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिल्खा सिंह के बारे में। अभी रिसेंटली इनका 91 के एज पे रिसेंटली 18 जून 2021 को इनका देहांत हुआ था। आपको याद होगा कि मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख के भी नाम से जानते हैं। इनके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी थी। इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1959 में। देखिए, मिल्खा सिंह जो है वो इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 1956 एंड 1964 के ओलंपिक्स में, एंड 1916 के ओलंपिक गेम्स थे उसमें इन्होंने 4th रैंक आया था, इनका 4th पोजीशन आया था 400 मीटर्स के रेस में। इनका जो ये रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड, वो 40 साल तक कायम रहा। 1998 में इनका जो रिकॉर्ड था 4th रैंक, जो इनको 400 मीटर्स रेस में आया था 1960 के ओलंपिक गेम्स में, वो 1998 में जाकर के परमजीत सिंह जी के द्वारा इसको तोड़ा गया था। तो इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा था। साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ मिल्खा सिंह जी के बारे में, तो इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीते हुए हैं। इनको फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड भी दिया गया है 400 मीटर्स रेस में। कॉमनवेल्थ गेम जो कि 1958 में खेला गया था, उसमें इनको दिया गया था। 1959 में इनको स्पोर्ट्स के कैटेगरी में पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग सिंगल प्लास्टिक यूज बाय द ईयर। देखिए, सिंगल प्लास्टिक का जो यूज़ है, इसको हटाने का टारगेट है गवर्नमेंट का 2022 तक। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑकलैंड के बारे में। ये अभी वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है एज पर द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। देखिए, पहले मैं आपको ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बता दूं। ये जो इंडेक्स है वो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, इस साल भी रिलीज़ किया गया, जिसमें अगर वर्ल्ड की बेस्ट लिवेबल सिटी की रैंकिंग देखेंगे तो ऑकलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे है। सेकंड पे अगर आप देखिएगा तो ओसाका जापान का है, एंड थर्ड पे अगर आपको देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहले मैं आपको QS के बारे में बता दूँ, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बता दूँ। ये एक लीडिंग ग्लोबल कैरियर एंड एजुकेशनल नेटवर्क है फॉर एम्बिशियस प्रोफेशनल लुकिंग फॉर टू फर्दर देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग है विच कंप्राइजेज द ग्लोबल ओवरऑल एंड सब्जेक्ट रैंकिंग। देखिए, इसके हिसाब से MIT जो है USA का वो रैंक 1 पे रहा था। अगर मैं आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में बताऊँ,
ऑफ बेंगलुरु का वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद कोट्स पर फैकल्टी इंडिकेटर्स। IISc बेंगलुरु रिसीव्ड a score of 100 out of 100 for quotes per metric faculty। देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे 6 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। एंड दीज इंडिकेटर्स आर एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशियो। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है। इसी रैंकिंग में यहाँ पे जो एक इंडिकेटर था कोट्स पर मैट्रिक फैकल्टी, इसी कैटेगरी में IISc बेंगलोर जो है उसको 100 आउट ऑफ 100 मिला था। देखिए अगर आप देखिएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग, तो इसमें सबसे पहले आपको आता है IIT बॉम्बे। ये लगातार 4 सालों से इंडिया के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस में रहा था। इसमें QS वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया के टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस में रहा था। सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटी देखिएगा तो आपको IIT दिल्ली है जिसका रैंक 185 है। थर्ड पे आपको IISc बेंगलोर है जिसकी रैंकिंग 186 है। अगर आप ओवरऑल टॉप में देखिएगा तो रैंक 1 पे आपको MIT USA वाला है। अगर आप सेकेंड रैंक पे देखिएगा तो वो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बार JNU जो है वो टॉप 1000 में इंटर हुआ था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो टॉपिक है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इससे आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ रही थी, उसकी रैंकिंग क्या थी, सिर्फ यही आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयान विलेज इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली इन न्यूज़ वाई। देखिए ये जो गांव है वेयान विलेज बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि ये पहला गांव बना है इंडिया का, पहला गांव बना है किसी भी यूनियन टेरिटरी और किसी भी स्टेट का जहाँ के सारे एडल्ट जो हैं वो आपको आज के टाइम पे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो उनको लग चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ। रस्किन बॉन्ड जो है वो इसके ऑथर हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क रहेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 मेडिकल प्लांट फॉर 2021 फॉर COVID-19 केयर इज पब्लिश्ड बाय। ये नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के द्वारा ये बुक जो है वो रिसेंटली पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। तो विजय गोखले जी जो है वो इसके राइटर हैं। ये बुक भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये जो अभियान है वो रिसेंटली 8 जून 2021 को लॉन्च किया गया है इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये अभियान जो है वो एक स्पेशल इनिशिएटिव है ऑफ नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन। देखिए कोविड फेज 1 और फेज 2 में आपने देखा होगा, कोविड वेव 1 एंड वेव 2 में, कि हेल्थ केयर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था। बहुत लोग ऐसे थे जो एसिम्टोमेटिक थे या फिर जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, लेकिन उनको इनिशियल स्टेज में आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में बेड वगैरह मिल गया था। लेकिन बाद में जाकर के जब कोरोना का जो पीक पकड़ता है उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं मिल पाते, लोग बहुत पैनिक होते हैं। इसलिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वेव 3 इंडिया में हिट करेगा। तो ये अभियान, इस अभियान के तहत क्या है कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मोस्ट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ पे आपको लोकल सपोर्ट के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के उन लोगों को जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स है या एसिम्टोमेटिक है, ऐसे लोगों को 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स वगैरह रहते हैं, उनको घर पे ही हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ केयर सपोर्ट्स जो है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इसके तहत आपको क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान विल लीड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन पार्टनरशिप विथ ओवर 1000 local NGOs which will enlist and train over 1 lakh volunteers to contact with patient through inbound and outbound calls. Piramal Foundation will work with district magistrate to support the training of NGOs and volunteers. देखिए बेसिकली इस अभियान को लाने के पीछे का मेजर रोल यह है कि डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर करना फॉर मैनेजिंग नियरली 70% ऑफ कोविड केसेज एट होम, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द हेल्थ सिस्टम एंड स्टीमिंग द स्प्रेड ऑफ fear among the peoples. The campaign will also undertake capacity building of citizens for correct usage of oxygen concentrator that has been supplied to these districts. इसके लिए क्या होगा कि जो लोकल NGOs हैं वो लोकल वॉलंटियर्स को तैयार करेंगे ताकि
ताकि वो होम केयर सपोर्ट्स उन लोगों को प्रोवाइड कर सके जो जिनको थोड़े से भी माइल्ड सिम्टम्स वगैरह है। ये जो पूरा अभियान है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लीड किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद ओवर 1000 लोकल NGOs। तो इन लीन एंड थीन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक चीज़ें इसकी बता दूं लीन एंड थीन लैंग्वेज में, तो ये है बेसिक एम है इस अभियान का, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर प्रेशर कम करना। क्योंकि अगर आपने वेव 1 और वेव 2 के टाइम पे देखा होगा तो जो माइल्ड सिम्टम्स के केसेस थे या फिर जो बहुत सीवियर जो कोविड के केसेस देखेंगे वो आपको 20 to 30% ही थे। 70% जो केसेस था वो आपको माइल्ड, मतलब ऐसा था कि मेडिसिन से आपको ठीक हो सक रहा था, मतलब उनको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो इन 70% केसेस को घर पे किस तरीके से ठीक किया जा सके, इसके लिए लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर रहे कि उनको किस तरीके से कोविड-3 से फाइट करना है। अगर कोविड वेव 3 इंडिया में हिट करता है तो किस तरीके से उन्हें फाइट करना है, ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उस पर प्रेशर ना आए, वो कोलैप्स ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की तरह रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जनवरी टू मार्च 2021 का रिसेंटली रिलीज किया गया है, जिसमें रैंक 1 पे अगर आप देखिएगा तो टर्की है, रैंक 55 पे आपको इंडिया आता है। नेक्स्ट है हमारा IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। देखिए इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो रैंक 1 पे आपको स्विट्जरलैंड है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखिएगा तो 43 है। देखिए इंडिया का रैंक 2020 में भी 43 था, 2019 में भी 43 है, तो लगातार 3 सालों से इंडिया का रैंक जो है वो आपको 43 ही रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है वो UNCTAD के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप FDI इनफ्लो 2020 में देखेंगे तो इंडिया में जो FDI इनफ्लो है वो आपको $64 बिलियन है। मतलब अगर आप इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में देखिएगा तो रैंक 1 पे आपको USA है, जहाँ पे FDI फ्लो जो है वो $156 बिलियन है। वहीं इंडिया का रैंक देखिएगा तो रैंक 5 है, क्योंकि इंडिया में FDI इनफ्लोज जो है वो आपको $64 बिलियन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सर्वे। देखिए ये जो सर्वे है वो आपको सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। और अगर मैं बता दूं इसके बारे में तो बेंगलुरु जो है कर्नाटका का, विथ ए स्कोर ऑफ 66.7 हैज़ बिन रैंक्ड एज इंडियाज मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी। वहीं अगर आप देखिएगा दिल्ली का, तो दिल्ली का रैंक 6th है, बिहाइंड बेंगलुरु, चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर एंड मुंबई। देखिए दिल्ली के बारे में एक और चीज़ बताया गया है कि इसको वर्स्ट कैपिटल बताया गया है। जो वहाँ पे सर्वे हुआ था, उन सिटीजन्स का सर्वे हुआ था, उसके बेसिस पे इसको वर्स्ट कैपिटल बताया गया है। इट आल्सो रैंक्ड दिल्ली एज 4th बेस्ट सिटी इन द टर्म ऑफ गवर्नेंस, बिहाइंड भोपाल, रायपुर एंड मुंबई। देखिए द स्कोर ऑन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ ईच कैपिटल सिटी इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स। दीज पैरामीटर्स आर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन्स परसेप्शन। ओनली वन स्टेट कैपिटल बेंगलुरु demonstrated a decent economic ability, scoring 78.8 out of 100. 4 other state capitals like Chennai, Mumbai, Delhi and Hyderabad provide middle economic opportunity. The rest all have scored less than 30 out of 100. तो देखिए यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको इसमें जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड, जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती थी। इन रैंकिंग्स में इकोनॉमिक एबिलिटी में सबसे ज़्यादा अगर स्कोर करने वाला कोई कैपिटल सिटी है तो वो बेंगलुरु है, इसलिए वो इंडिया का मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। ये जो रैंकिंग है वो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आपको मैं इस रैंकिंग के बारे में बताऊं तो इस बार इंडिया का रैंक जो है 2021 में वो 20 है। फर्स्ट पोजीशन पे आपको USA है, फॉलोड बाय UK, इजराइल, कनाडा एंड जर्मनी। वहीं अगर आप देखिएगा इंडिया का रैंक 2020 में, तो इसी रैंकिंग में इंडिया का रैंक जो था, इसी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में इंडिया का रैंक जो है वो 23 था। वहीं 2019 में 17 था। मतलब 2019 से 2020 में इंडिया जो है वो 6 रैंक नीचे की तरफ गिरा था। इसमें एक और चीज़ हाईलाइट की गई थी इस रिपोर्ट में कि इंडिया नीड टू बेटर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट स्पीड इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच कंट्री विल रिसीव टैक्स एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम अनाउंस्ड ऑन 23 जून 2021। तो देखिए अभी रिसेंटली जो भूटान है वो रिसीव करेगा टैक्स एक्सपर्टाइज फ्रॉम इंडिया थ्रू अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम के तहत अभी रिसेंटली भूटान जो है वो इंडिया से टैक्स एक्सपर्टाइज को रिसीव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा किरण प्रोजेक्ट। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। इसको यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट्स देखा जा रहा है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसको होप प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फाउंडेशंस जो है वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप देखेंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, द स्कॉल फाउंडेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशंस, आपको आदित्य बिरला CSR सेंटर फॉर एक्सीलेंस फाउंडेशन, RBL ग्रुप, गोदरेज, ऐसे बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके तहत वो लोग जो कोविड-19 की पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे इकोनॉमिकली, जिनको इस पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा, उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसको पहले यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करके देखा जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके तहत जो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके तहत इन लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इनकी लाइवलीहुड, इनकी इनकम कुछ हो सके और ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो हालांकि लास्ट ईयर ही अप्रैल 2020 में लॉन्च हो गया था, जब कोविड ने इंडिया में हिट करा था। इसके तहत आपको फ्री एडिशनल फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब इसका टाइम फ्रेम जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए जब कोविड का वेव 2 इंडिया में हिट हुआ था, तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो फूड ग्रेन्स लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, वो आपको मई एंड जून के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन अब इसको और एक्सटेंड किया गया। अब कहा जा रहा है कि नवंबर 2021 तक, मतलब अप टू दिवाली, जितने भी लोग हैं, जितने भी बेनिफिशरीज हैं, उनको 5 kg वीट और राइस पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू दिवाली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 to 2030 ये जो डिकेड है 2021 से 2030 तक का, इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज, इस डिकेड को UN डिकेड ऑन इकोनॉमिक रेस्टोरेशन के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो आपको 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का उसका थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कैलकुलेट क्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ये जो पहला स्टेट बना है वो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जून 2021 अनाउंस्ड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2021 to 2021। मैक्सिमम हाइक इन द MSP फॉर विच क्रॉप। तो सीसम के लिए आपको सबसे ज़्यादा MSP जो है उसमें हाइक देखने को मिला है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बंधन इज एसोसिएटेड विथ। देखिए प्रोजेक्ट बंधन जो है वो आपको भी कॉटन के ग्रोअर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि कॉटन जो है उस पर भी रिसेंटली आपने देखा होगा विदर्भा रीजन महाराष्ट्र में कि पिंक ब्लू वर्म जो है वो कॉटन की पूरी फसल को ही खराब कर रहा है। तो इनको, उन कॉटन ग्रोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बंधन जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2021 लिस्ट ऑफ 10 ग्रेट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ICC हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली 10 जो क्रिकेटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडिया के भी एक क्रिकेटर है विनोद मानकड़ जी, जिनका नाम इंक्लूड किया गया है। इवन श्रीलंका के जो प्लेयर हैं कुमार संगकारा, उनका भी नाम ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम। देखिए अभी रिसेंटली 29 मई 2021 को ये लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसके तहत वो बच्चे जिनका कोविड की वजह से, जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, उनको सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, उनकी फर्दर एजुकेशन वगैरह में मदद की जाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा, जो कि बच्चे 18 साल की एज जब पहुँचते हैं उसके बाद वो अपने खर्च वगैरह करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे अंडर 10 हैं उनको किसी भी नियर बाई KV या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, जिसका पूरा खर्च जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। गवर्नमेंट का जो RME है उसके द्वारा उसकी फीस वगैरह को पे किया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र के हैं उनको नियर बाई के नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, और उनके आगे का जो पूरा फर्दर स्टडीज़ का खर्च है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद जो है उनको हायर एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। जो बच्चे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लोन का इंटरेस्ट जो है वो PM
PM केयर्स के द्वारा ही इंटरेस्ट जो है वो पेड किया जाएगा। एक और चीज़ इसमें बेनिफिट दिया गया है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के तहत उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका जो प्रीमियम वगैरह है वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा ही 18 साल की उम्र तक वो प्रीमियम वगैरह पे किया जाएगा। उसके बाद जो खर्च वगैरह जो प्रीमियम है वो आप जो भी चाइल्ड हैं उनके द्वारा पेड वगैरह किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस कोविड के टाइम पे जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर प्रोफेशनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 GDP ग्रोथ रेट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड एट। तो ये जो GDP ग्रोथ रेट है वो -7.3 एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द प्रोफेशनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 GDP ग्रोथ एट करेंट प्राइसेज इज एस्टिमेटेड एट। ये आपको -3% जो है वो आपको एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इस बार डेविड डियोप को दिया जा रहा है। इनकी नॉवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देखिए मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है, बुक्स एंड ऑथर का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करा है। इवन ये जो प्राइजेस वगैरह है उसको रिसेंटली अभी मैंने अपडेट किया था, मई एंड जून का अवार्ड एंड ऑनर अपडेट किया था, जिसका मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करा है, बहुत डिटेल में कवर करा है, आप एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 डेविड डियोप को दिया गया है। उनकी नॉवल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। वहीं अगर आप देखिएगा पेन पिंटर प्राइज जो है 2021 का वो आपको तिसिसी डांगारेंगबा जिम्बाब्वे की राइटर है, इनको दिया गया है। इनकी बुक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ एमिड टाइम ऑफ अपहिल। इसके लिए इनको दिया गया है। देखिए 2020 में जो इनकी एक नॉवेल थी दिस माउंटेबल बॉडी, उनको 2020 के बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उसको उस बुक को बुकर प्राइज नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुलित्जर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। पहले मैं आपको पुलित्जर प्राइज के बारे में बता देती हूँ। अभी रिसेंटली 105वां क्लास ऑफ पुलित्जर प्राइज 2021 की विनर का नाम अनाउंस हुआ है। ये जो पुलित्जर प्राइज है वो आपको जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक इन सारी कैटेगरीज में दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो बेसिकली आपको अचीवमेंट इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशंस के लिए ये प्राइज़ जो है वो आपको दिया जाता है। 1917 से ये प्राइज़ आपको हर एक साल दिया जाता है। 22 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट एंड $15,000 कैश प्राइज दिया जाता है। लेकिन सिर्फ पब्लिक सर्विस कैटेगरी ऐसा है जिसमें आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है। चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं पुलित्जर प्राइज। अगर आप देखिएगा तो पब्लिक सर्विस में आपको पुलित्जर प्राइज जो है द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। पुलित्जर प्राइज के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर प्राइज जो है पहली बार किसी भी डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन को दिया गया है जिसका नाम है बुज़फीड। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 2 इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनको इसमें अवार्ड दिया गया है डिफरेंट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे 22 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी, लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी और दूसरा आपको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। इन 2 कैटेगरीज में इंडियन दो जर्नलिस्ट हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। लोकल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो कैथलीन मैकग्रोडी एंड नील बेदी जो हैं उनको तंपा बे टाइम्स के लिए लोकल रिपोर्टिंग में इनको प्राइज़ दिया गया है, पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में देखिएगा तो मेघा राजगोपालन और एलिशन किलिंग जो हैं इनको बुज़फीड के लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो पुलित्जर प्राइज़ में 3 कैटेगरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको पब्लिक सर्विस कैटेगरी जिसमें न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। वहीं अगर दूसरा कैटेगरीज देखिएगा तो लोकल रिपोर्टिंग है जिसमें नील बेदी इंडिया की जर्नलिस्ट है, उनको तंपा बे टाइम्स के लिए दिया गया था। तंपा बे टाइम्स की वो जर्नलिस्ट है, इनको अवार्ड दिया गया था इस बार लोकल रिपोर्टिंग में। इंटरनेशनल में अगर आप देखिएगा तो बुज़फीड जो कि एक डिजिटल न्यू पब्लिकेशन था, इसको भी अवार्ड दिया गया है, जिसकी जर्नलिस्ट है मेघा राजगोपालन जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है। फ्रिक्वेंटली आस्क रहेगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 बाय द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टुवर्ड पब्लिक हेल्थ। तो के सैलजा जो कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से नवाजा गया था, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था कोविड के टाइम पे। केरला को कोविड के सिचुएशन से उभरने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था के सैलजा जी ने। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हु वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी बाय द हुरैन रिपोर्ट एंड एडेल गिव फाउंडेशन। इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड के मोस्ट जनरस फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो आपको JN टाटा है। नेक्स्ट देख लीजिए। हु रिसीव्ड जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फुकुओका ग्रैंड प्राइज है वो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, और इस साल ये प्राइज जो है वो पी साइनास जी को दिया गया है। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच बैंक अनाउंस टू टर्न कार्बन न्यूट्रल बाय 2032 बाय रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी वाटर कंजम्पशन एंड क्रिएट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये जो कार्बन न्यूट्रल 23 का जो ये टारगेट है ये अनाउंस किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा। इन जून 2021 द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च द सीड मिनी किट प्रोग्राम, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ये सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। Which UT launched UNTAB scheme to provide tablet for students studying in government school। तो देखिए इस कोविड के टाइम पे जब सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, सारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा डिजिटली चल रहा है, इस टाइम पे UNTAB स्कीम जो है वो लद्दाख UT के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो स्कूल स्टूडेंट के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो टैब वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी जो स्कूल के एजुकेशन वगैरह है वो कंप्लीट कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू इंस्टॉल सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम इन रिमोट रूरल हाउस होल्ड अंडर इट्स रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये जो स्कीम है इंस्टॉल होम सोलर लाइटनिंग सिस्टम, ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च द स्मार्ट किचन स्कीम टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक लेबर। तो स्मार्ट किचन जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विच country recently signed the framework agreement of ISA International Solar Alliance Framework Agreement and Instrument of Ratification with India। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो डेनमार्क ने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ साइन किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, जिसको हम IFFCO, प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ए नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज पर द MOU साइंड बिटवीन IIFCO, INAES एंड कॉर्पोरेट। तो अर्जेंटीना में जो है वो नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया का जो IIFCO है वो प्लान कर रहा है एस्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड Tianzhou-2 spacecraft that docked in Tiangong space station for refilling supplies and equipments। तो ये जो Tiangzhou है वो आपको चाइना के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा। Which country recently launched 4 satellites into the orbit including the commercial remote sensing satellite BJ3। तो चाइना जो है वो BJ3 रिसेंटली अभी जो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जून 2021 एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स बिकम लीडर ऑफ द ग्रुप दैट कंडक्ट स्काई सर्वे यूजिंग पैसिफे। नेम द कंट्री दैट लीड द पैसिफे एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आपको यहाँ पे पैसिफे का फुल फॉर्म बता देती हूँ। पोलर एरिया स्टेलर इमेजिन इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है स्काई सर्वे प्रोजेक्ट के लिए। देखिए इसका बेसिक एम है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे साइंटिस्ट का बेसिक एम है टू स्टडी द पोलराइजेशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑफ स्टार्स। और इसमें जो कंट्री लीड कर रही है पैसिफिक एक्सपेरिमेंट को वो है आपको ग्रीस। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज द एक्रोनिम OTT स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया सर्विसेज। देखिए OTT का फुल फॉर्म है यहाँ पे ओवर द टॉप। देखिए ओवर द टॉप जो होता है और एक वीडियोस, दो तरीके की चीज़ होती है। वीडियोस जो होती है वो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू TV एंड जितने भी डिवाइसेस हैं उस पर आप देख सकते हैं, लेकिन OTT वीडियोज़ जो है वो वीडियो है जो आप किसी भी ऐप वगैरह के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू देखते हैं, जो स्ट्रीमलाइन किया जाता है उसको हम OTT
OTT वीडियोज़ कहते हैं। OTT वीडियो व्यूअर्स भी हम उसको कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई OTT वीडियोज़ देखा तो हम OTT व्यूअर्स रहेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। इसी के साथ PD ऑगस्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। किसी पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।